Okay, okay, sir. Thank you, sir. Okay. So, Good dear afternoon. students, please stay connected with us entire session. Don't left the session because uh, Ministry of Defense and Ministry of Education is repeatedly, continuously is asking about the status of attendance and other support services. So, your attendance in this online counseling session is very, very important. So we can send a positive report. Okay. So yes, ma'am. Please continue your session, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. First of all, good afternoon, everyone. I think all the students are very familiar with your syllabus as well. Then syllabus is very familiar to everyone. Everyone got the syllabus. So today we are going to start the most important and sensational topic, that is the communication skills. That is a part of a syllabus. Okay, right? I think everyone is ready with this. So first of all, I want to tell you what is the communication skills. कम्युनिकेशन एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है. पूरे टाइम हम किसी न किसी से बात करते हैं, वी टॉक एवरीवन, है ना. तो किसी से भी हम बात करते हैं, हमारी फैमिली मेंबर से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, है ना, फॉर्मल, इनफॉर्मली, ठीक है, वर्बली, नॉन वर्बली, ऑरल भी और लिख के भी, है ना, राइटिंग वे में भी हम कम्युनिकेशंस करते हैं. तो बहुत मोड ऑफ कम्युनिकेशंस होते हैं और सबका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है. देयर इज वन कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल या कम्युनिकेशन प्रोसेस, एंड दैट इज टू सेंड द मैसेज, ठीक है, इन द राइट और प्रॉपर वे, करेक्टली और इफेक्टिवली. मतलब जो मैसेज आप, एक सेंडर जो होता है ना, और एक रिसीवर होता है, दे आर टू पर्सन, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन. और वो टू पर्सन भी हो सकता है, टू ग्रुप भी हो सकते हैं, टीम भी हो सकती है, और एक सेंडर बहुत सारे रिसीवर्स भी हो सकते हैं. चैनल्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन सबके अंदर एक ही कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, एक ही प्रोसेस होता है और एक ही ऑब्जेक्टिव होता है. और हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर ऑब्जेक्टिव है कि हम मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह स्प्रेड करें, वो भी करेक्टली, इफेक्टिवली और प्रॉपरली. मैसेज का जो मीनिंग है वो वायलेट नहीं होना चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए, है ना. दिस इज द बेसिक और ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स. तो अब कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं आपकी बुक्स में, है ना. तो ये तो एक जनरल, एक तरह से हम देखा जाए तो लेमैन की लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन वैसा होना चाहिए, या ये चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं. लेकिन कम्युनिकेशन की बहुत सारी डेफिनेशंस भी हैं. तो मेनी टाइम्स जैसे अगर आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, या फिर आपके असाइनमेंट्स होते हैं, तो आपको डेफिनेशंस को भी नोट डाउन करना पड़ेगा, है ना. जैसे बहुत सारी डेफिनेशंस है इसमें, क्रो एंड क्रो की भी है ना. आई सो फ्यू डेफिनेशंस कि कम्युनिकेशन क्या है ना. ये टू प्रोसेस है, कोई कहते हैं थ्री प्रोसेस है ना. तो अलग अलग उसके मीडियम्स बता रखे हैं. वैसे तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक स्पीकर होता है, ठीक है, सेकंड मैसेज होता है, और थर्ड रिसीवर होता है, ठीक है. पहले कम्युनिकेशन में ये थ्री, मतलब जो है ट्राई प्रोसेस होता था, लेकिन आजकल, मतलब दीज डेज, नाउ डेज, एक फोर्थ चैनल या फोर्थ पार्ट भी उसमें ऐड हो गया है. पहला सेंडर, सेकंड मैसेज, ठीक है, थर्ड मीडियम, किस मीडियम से हम मैसेज दे रहे हैं, फिर रिसीवर, और फिर उसके बाद उसका फीडबैक. क्योंकि जब तक फीडबैक हम नहीं लेंगे, हम कैसे कहेंगे कि मैसेज एक्यूरेटली गया है, या एक्यूरेटली लोगों ने कॉम्प्रीहेंड किया है, या उसको एक तरह से ग्रैब किया है, या फिर नहीं किया है. तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होती है. तो आई थिंक ये सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा जो मैंने कहा है. तो आई होप ऑल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है और कैसे ये एक प्रोसेस है, ठीक है, कितने उसके पार्ट्स होते हैं. तो कम्युनिकेशन, जब हम कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, अगर हम टेक्निकली देखे जाए तो इसके हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. देखो, सबसे पहला है सेंडर, मतलब जो मैसेज देने वाला. जैसे आपको किसी से कोई बात कहनी है तो यू आर द सेंडर ऑन दैट टाइम, ठीक है. तो जो सेंडर इज देयर, तो सेंडर इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जब सेंडर ही मैसेज नहीं देगा तो मैसेज कैसे जाएगा. सेकेंड इज द मैसेज, मीडियम. अब सबसे पहले मैसेज, फिर मैसेज रेडी होना चाहिए. आपका मैसेज किस वे में है ना. आप उसे राइटिंग वे में दे रहे हो, या आप बोल रहे हो, वर्बली लिख रहे हो, है ना, या आप टेक्निकल वे में दे रहे हो, ठीक है, आप मास मीडिया के थ्रू दे रहे हो, प्रिंट मीडिया के थ्रू दे रहे हो, तो वो है. उसके बाद आपका मीडियम आ जाएगा.
मैसेज और मीडियम। उसके बाद में रिसीवर। अब रिसीवर एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक टीचर क्लास लेती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो एक चैनल हो जाता है वो। तो कहने का मतलब है रिसीवर सिंगल भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम टीवी देखते हैं, है ना, सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व रहते हैं, तो देयर इज ए वन स्पीकर, लेकिन उसे हम कितने सारे लोग देखते हैं, है ना, कितने सारे लोग देखते हैं, तो सब लोग क्या करते हैं, मैसेज को गेन कर रहे हैं। तो बहुत सारे मास मीडिया में क्या है, बहुत सारे रिसीवर्स हैं। न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में क्या होता है ना, एक न्यूज अगर न्यूज़पेपर में लिखी हुई है ना, न्यूज़पेपर इज इन न्यूज़पेपर में क्या होता है, न्यूज मेंशन्ड है, और उस न्यूज को सारे स्टूडेंट्स, मल्टीपल स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, दे आर रीडिंग, ठीक है, ऑन द सेम टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि वो मैसेज एक बार में बहुत सारे लोगों तक मैसेज पहुंच रहा है। सोशल मीडिया इज द एग्जाम्पल, 3.0 2.0 इज द एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी इज एग्जाम्पल। आप टेक्नोलॉजी के बहुत सारे मीडियम्स देख सकते हैं, जिस तरीके से आजकल कितने सारे आप देख सकते हो कि ऑनलाइन टीचिंग होती है, ठीक है, ऑनलाइन एप्स भी होते हैं। तो कहने का मतलब है कम्युनिकेशन का, लेकिन सारे कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कम्युनिकेशन को हम क्या करें, सही मैसेज के साथ में, एक्यूरेट मैसेज के साथ में स्प्रेड करें। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन सब बच्चों की क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आई थिंक सब बच्चे क्लियर हो गए। अब हम थोड़ी सी टेक्निकल बात करते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस। अभी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है। कुछ लोगों ने टाइप्स में वर्बल, नॉन वर्बल वो सब कर रखा है, कुछ लोगों ने उसको अलग तरीके से डिवाइड कर रखा है। तो मैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, चाहे तो आप ये नोट कर लें, नोट्स भी बना लें। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप। फिर मैं बताऊंगी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ या बेस्ड ऑन चैनल्स। तो मैं आपको 2-3 तरह से उसको डिवाइड करेंगे। हम सारे बुक्स की कोर्स स्टडी के थ्रू मैं आपको बहुत ही मिनिमम या बहुत ही फ्यू वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है। सबसे पहले है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। रिलेशनशिप मतलब आप, यू आर द स्पीकर, ठीक है, यू आर द सेंडर। अब आप किसी रिसीवर को मैसेज देना चाहते हैं, तो उससे आपका क्या रिलेशन है, मतलब क्यों दे रहे हैं, तो उस बेसिस पे हम मैसेज को, हम कम्युनिकेशन को टाइप बनाएंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को हम समझेंगे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंड करेंगे। तो फर्स्ट इज द इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मतलब जब एक पर्सन खुद से ही बात करता है ना, he and she is talking to himself or herself. तो this is the intrapersonal communications. तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में क्या आता है, सेल्फ टॉक, ठीक है, कम्युनिकेशन टू इंडिविजुअल, खुद से बात करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक है, समझ में आया। जब आप गॉड को प्रे करते हो, है ना, विशेस मांगते हो गॉड से, दिस इज द एग्जाम्पल और अनदर एग्जाम्पल ऑफ द इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। साइलेंट टॉक होता है, बाथरूम सिंगिंग होती है, when you are working, you are indulged in somewhere and you are also talking to himself, you are planning in your mind, है ना, so something is going into your mind, that is also example of the intrapersonal communication. ओके जैसे यू आर जैसे आप कई बार अकेले में बोलते हो थैंक गॉड, ये हो गया, ठीक है, वाओ आप बोलते हो, है ना, ओ ये क्या हो, जैसे मानो आप रोड पे चल रहे हो, आपको अचानक चोट लग गई, है ना, कुछ हो गया, तो आप क्या बोलते हो, ओ बोलते हो, अलास बोलते हो, ओ माय गॉड बोलते हो, है ना। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जो ऐसे फ्रेज है जो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड से निकलते हैं या अपने आप हम बोलते हैं, दैट इज द इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप में पहला आ जाएगा आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड विद दिस। सेकेंड इज द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब एक पर्सन किसी दूसरी पर्सन से बात करता है, ठीक है ना, दूसरे पर्सन से बात करता है। आई थिंक सम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हम एक डायनेमिक कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। डायनेमिक कम्युनिकेशन मतलब क्योंकि वो डायनेमिक इसलिए है क्योंकि उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। डायनेमिक हम जनरली किसको कहते हैं, डायनेमिक वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, जो चेंजिंग है, एवर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो फिट बैठता हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसे हम कहते हैं डायनेमिक।
अगर फिट नहीं बैठ रहा है, कॉम्प्रोमाइज है, तो वो कभी भी डायनेमिक नहीं हो सकता, है ना। डायनेमिक मतलब उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में अप्रोप्रिएट प्रूव होता हो, दैट इज द डायनेमिक कम्युनिकेशन। जैसे कि मानो फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे एक लोग दूसरे से बात करता है, रूटीन कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, अमंग पीपल, इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस भी होता है, जेस्चर्स भी होता है, पोस्चर्स भी मैटर करता है, आपका टाइप कैसा टाइप है कम्युनिकेशन का ये भी मैटर करता है ना, फीडबैक भी मैटर करता है, और ये हमेशा टू वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें कि इंटरपर्सनल हमेशा टू वे ऑफ कम्युनिकेशन, वो कभी भी खुद से नहीं होगा, है ना। अब इसमें टू ग्रुप हो सकते हैं, टू इंडिविजुअल हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल एक ग्रुप हो सकता है, एक इंडिविजुअल बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं, लेकिन हमेशा टू होना बहुत जरूरी है जब भी हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें, ठीक है। तो हमने अभी रिलेशनशिप के बेस पे कम्युनिकेशन को पढ़ा था, जिसमें हमने इंट्रापर्सनल करा, सेकेंडली हमने इंटरपर्सनल करा, थर्ड हम करेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ग्रुप कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ग्रुप कम्युनिकेशन हम क्या होता है ग्रुप कम्युनिकेशन, आप भी आई थिंक वर्ड से ही समझ सकते हैं कि ग्रुप कम्युनिकेशन यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, एक कॉमन ग्रुप ऑफ द पीपल इंटरेक्ट टू ईच अदर टू अटेन कॉमन गोल। मतलब एक ग्रुप है, मानो 5 मेंबर्स का एक ग्रुप, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और उस ग्रुप को कुछ टास्क दे दिया गया, ठीक है, या एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया गया कि इस टॉपिक पे जैसे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो उस टॉपिक पे या पर्टिकुलर जो भी दिया हुआ है सब्जेक्ट मैटर, उसके ऊपर आप सब लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे, ग्रुप कम्युनिकेशन करेंगे। तो सब लोग अपना इंटरप्रिटेशन देंगे, अपना पर्सनल जो भी एनालिसिस करेंगे, पर्सनल व्यू देंगे, और फिर सबके व्यू को उसमें देखा जाएगा। मान लो कोई डिफरेंट आइडिया दे दे, मान लो कुछ एक नया पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने रख ले, ठीक है। तो ग्रुप कम्युनिकेशन में एक चीज मतलब मेन होती है कि सारे ग्रुप के लोगों का कहने का मतलब, जितने भी ग्रुप के लोग हैं, जितने भी ग्रुप के हैं जो ग्रुप में इन्वॉल्व हैं, उनका गोल एक होता है, कॉमन गोल इज देयर, ठीक है। गोल इज नो डिफरेंट, सेम गोल इज देयर। गोल क्या होता है, एक होता है। ऐसा नहीं हो कि एक पर्सन तो इस बारे में बात कर रहा है, दूसरा पर्सन उस बारे में बात कर रहा है, वो उसकी क्रॉस कटिंग कर रहा है और उसको टॉन्टिंग्स कर रहा है, नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। ग्रुप कम्युनिकेशन में ऑलवेज एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि गोल शुड बी सेम, ठीक है। ग्रुप कम्युनिकेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल एजुकेशनल कम्युनिकेशन भी ग्रुप कम्युनिकेशन में आते हैं, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, रिलीजियस ग्रुप कम्युनिकेशन, जैसे मानो टेम्पल्स में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, दे आर ना टॉकिंग अबाउट, तो ये भी कम्युनिकेशन किसका पार्ट है, ग्रुप कम्युनिकेशन का। प्रोफेशनल है, बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक स्टेटस है, तो ये सारे ग्रुप कम्युनिकेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब फोर्थ एंड लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, दैट इज द मास मीडिया कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन विद द मास ऑडियंस, जब एक कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों से एक साथ की जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं, मास मीडिया कम्युनिकेशन। अच्छा, मास मीडिया कम्युनिकेशन का एक और नेम है जो कि बहुत इन दिनों बहुत पॉपुलर हुआ है, मीडिएटेड कम्युनिकेशन। मीडिएटेड कम्युनिकेशन, MEDIATED, मीडिएटेड कम्युनिकेशन इज द, है ना, अनदर नेम ऑफ द मास मीडिया कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक मैकेनिकल डिवाइस होती है, टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें मल्टीपल मैसेजेस, बहुत सारे मैसेजेस कन्वे किए जा सकते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन कन्वे की जा सकती है, वो भी एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों को एक साथ, ठीक है। जैसे मान लो मुझे एक मेल करना है, मैं चाहती हूँ इतने लोगों को एक साथ मेल चली जाए, या एक मुझे मैसेज देना, वो मैसेज मल्टीपल लोगों को एक साथ चला जाए, ग्रुप मैसेज हो जाए मेरा, है ना, जिसमें मैं टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रही हूँ, है ना, मैं किसी भी मैकेनिकल डिवाइस की हेल्प ले रही हूँ, ठीक है। तो वो मास मीडिया कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन विद द मास ऑडियंस। इसमें ऑडियंस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है ना। सेंटर हमेशा वन या फिर एक ग्रुप या एक टीम रहती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग्स होती है जिसमें एक टीम होती है, दे आर वर्किंग बिहाइंड, है ना, और उनके लेक्चर से सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लर्नर्स हैं, वो ज्वाइन हो सकते हैं और वो उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टॉपिक पे वो कर सकते हैं। तो क्रिटिकली बच्चे रेडी होते, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन मास मीडिया के एग्जांपल्स देखें तो जैसे मैगजीन्स हैं,
ठीक है, हालांकि प्रिंट मीडिया में है, लेकिन पहले इनको कंबाइनली ही हम पढ़ते थे। मास मीडिया, प्रिंट मीडिया भी मास मीडिया का ही एक तरह से पार्ट है। ठीक है, जैसे कि प्रिंट मीडिया है, ब्रॉडकास्ट है, टीवी है, मूवी है, रेडियो है, लाइव शोज हैं, प्रोग्राम्स हैं, सोशल मीडिया है, ये सारे एग्जाम्पल मास मीडिया कम्युनिकेशन का है। तो मैंने अभी आपको बताया कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें हमने पढ़ा था इंट्रा कम्युनिकेशन, है ना, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन और मास मीडिया कम्युनिकेशन। कई बार एग्जाम्स में जनरली ये भी पूछ लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। अब है ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। चैनल की बात करें, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं एग्जाम्स में। और आपको मैं एक बात बता दूं, जो कम्युनिकेशन का टॉपिक है वो सिर्फ आपके पर्टिकुलर जो कोर्स जो आप कर रहे हो उसके लिए ही यूजफुल नहीं है, बल्कि हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आते हैं। कम्युनिकेशन के टाइप्स पूछ लेते हैं, कोई पर्टिकुलर वे भी पूछे, जैसे यूजीसी नेट में एक पूरी यूनिट है कम्युनिकेशन की, है ना। और बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में जिसमें कम्युनिकेशन के जनरल क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो आपको आई थिंक ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो और आगे भी आपके जो भी अदर एग्जाम्स में हो उसमें भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, जिसमें हमारा पहला कम्युनिकेशन टाइप है वो है वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब कई बार हम बच्चों से पूछते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो जनरली बहुत सारे बच्चे रॉन्ग बोलते हैं। वो कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है बोलना, दो पर्सन के बीच में मतलब वॉइस होनी चाहिए, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन में वॉइस ही नहीं आती है, बल्कि रिटन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन। यानी स्पीकिंग और रिटन यानी लिखना और बोलना दोनों ही वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। वर्बल का मतलब होता है वर्ड्स, लैटिन वर्ड है ये, मतलब शब्द जिसमें हो। अब वो शब्द मौखिक वे में भी हो सकता है, ऑरल वे में भी हो सकता है और रिटन वे में भी हो। जैसे मैं मान लो किसी को लेटर लिख रही हूँ, है ना, तो दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन, है ना, वो भी उसका होगा, किसका होगा, वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होगा। तो रिटन एंड स्पीकिंग जिसमें हमारी LSRW स्किल्स यूज हो रही है। L मतलब लिसनिंग, S मतलब स्पीकिंग, R मतलब रीडिंग, W मीन्स राइटिंग। इन चारों में से कोई भी दो स्किल अगर यूज हो रही है तो वो हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा, वर्बल कम्युनिकेशन। इसे हम ओरल भी कह सकते हैं, जिसमें ओरल और रिटन दोनों कम्युनिकेशन है। अब कुछ बुक्स में जो मेरे ख्याल से सही भी नहीं है, ऐसे लिख रखा है ओरल कम्युनिकेशन अलग बता रखा है, रिटन कम्युनिकेशन अलग बता रखा है। ऐसा नहीं, दोनों ही वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। प्रिंट मीडिया भी क्या आ जाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन आ जाएगा, है ना। टेलीफोन पे अगर कोई किसी से बात कर रहा है तो वो भी किसका आ जाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो वर्बल कम्युनिकेशन बहुत सारे, तो जितने भी राइटिंग मटेरियल है, हम किसी को लेटर लिख रहे हैं, किसी को मेल कर रहे हैं, वो सब वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट बन जाता है। ठीक है, और किसी से हम राह चलते, किसी भी एक्वेंटेंसेस से हम बात कर रहे हैं, चाहे वो फॉर्मली कर रहे हैं, है ना, किसी हायर अथॉरिटी हायरार्की से कर रहे हैं, चाहे हम कैजुअल टॉकिंग यानी हमारे जो भी है सिमिलर फ्रेंड से कर रहे हैं, तो भी वो वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट होगा। अब है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे मतलब आज तक मैंने किसी एग्जाम में नहीं देखा कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आया हो, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन फिर भी स्किप हो सकता है, लेकिन नॉन वर्बल हमेशा आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक्स करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जिसमें शब्द ना हो, उल्टा हो गया ना, वर्बल का उल्टा नॉन वर्बल हो गया, ऑपोजिट हो गया जस्ट। तो नॉन वर्बल मतलब जिसमें वर्ड्स ना हो। अब आप सोचो कि वर्ड्स नहीं होगा तो हम कैसे बात करेंगे किसी से, यानी जिसमें साइन हो, जिसमें जेस्चर्स हो, जिसमें पिक्चर्स हो, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशंस हो, साइन लैंग्वेज हो, वो सब क्या है, वो सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। जैसे कि मान लो आप ड्राइविंग कर रहे हो, तो रेड लाइट क्या है, इज अ साइन, तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल। रेड लाइट है तो हम क्या करेंगे, हम रुक जाएंगे, है ना, हमें किसी ने कहा थोड़ी रुकने के लिए, लेकिन हम रुक जाते हैं। ठीक है, कहीं पे क्रॉस लिखा हुआ है ना, मतलब वहां से रास्ता नहीं जा रहा तो हम वहां से रुक जाएंगे, हम उस रास्ते पे नहीं आगे जाएंगे। तो ये भी एक तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे किसी की कपड़े देख के, क्लोथ देख के, हम ड्रेसिंग सेंस देख के हम उसके एरिया का या उसका जो भी हम आइडिया लगा लेते हैं, तो हमें उसके बारे में किसने मैसेज किया, किसने कम्युनिकेट किया, उसके ड्रेसेस ने। तो क्लोथ इज अनदर एग्जाम्पल। पिक्चर्स हैं, किसी की फोटो देख के हम पता कर लेते हैं, किसी को स्मेल करके हम, जब हमारे सेंसेस यूज करके हम पता कर लेते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी के जिसके अंदर वर्ड्स ना हो लेकिन मैसेज कन्वे हो जाए,
है ना। जैसे मान लो हम किसी से सॉरी बोलते हैं तो हम कान पकड़ रहे हैं, ठीक है, किसी के आगे हम हाथ जोड़ रहे हैं, किसी को हम, ये सब नॉन वर्बल का, जिसमें हमारी आंखें ब्लिंक कर रही है ना, हम आईज से एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो हमारी जो आई बॉल एक्सप्रेशन है वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट हो जाएगा। इसमें हम क्रॉनिकल्स, अच्छा कई बार क्रॉनिकल्स यानी टाइम भी आ जाता है, जैसे मान लो 80s की जो मूवीज हैं, 80s का कुछ है तो हम देख लेंगे तो 80s की बात है, तो वो हम पिक्चर्स के थ्रू या एक तरह से क्रॉनिकल को भी हम देख के वहां के आइडिया लगा सकते हैं कि उस समय क्या कल्चर रहा होगा, उस समय कैसी गवर्नमेंट रही होगी, उस समय क्या कॉन्टेम्परेरी चल रहा होगा, क्या प्रिवेल हो रहा होगा, तो हम एज देख के भी पता करें। मान लो कोई मूवी 16 सेंचुरी की है या 16 सेंचुरी का कोई नॉवल लिखा हुआ है, तो हम बस उसकी मतलब वो लिख के कि 1625 को, जैसे शेक्सपियर के सारे ड्रामास क्या थे 16 सेंचुरीज में लिखे गए थे, एलिजाबेथन पीरियड में लिखे गए थे, लेकिन हम कोई भी शेक्सपियर का ड्रामा निकालते हैं तो देखते हैं कि उसमें जो इंग्लिश है वो ओल्डन इंग्लिश है, बहुत पुरानी इंग्लिश है ना, वो आज यूज नहीं होती, वो आज प्रचलन में नहीं है, लेकिन हम उनकी इंग्लिश को डिनाई तो नहीं करते ना, हम आइडिया लगा लेते कि ये इंग्लिश क्या है, ओल्डन इंग्लिश है, ये आज यूज नहीं होती है। ये हमें कैसे पता चला, उसका क्रॉनिकल यानी उसकी टाइम देख के, स्मेल करके, स्पेस को देख के, ठीक है, टोन को देख, किसी की टोन, जैसे हम गुस्से में होते तो हमारी टोन कैसी होती, तो वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हमने वर्ड्स नहीं बोले लेकिन एक्सप्रेशंस देख के, कॉन्टेक्ट देख के, ठीक है, जैसे कोई इंसान एंगर में है ना, तो उसकी जो ब्रोज है ना, वो ठीक हो चुकी है, मतलब ये सारे एक्सप्रेशन, कोई कॉन्टेम्प्ट है, एंग्री है, कोई हैप्पी है ना, तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में साइंस आ जाएंगे, बॉडी लैंग्वेज आ जाएगी, सारी चीजें आ जाएगी, मतलब बहुत सारी चीजें आती है। तो नॉन वर्बल को आप बहुत ध्यान से देखना है ना, आप बुक में भी जब अपने नोट्स बनाओ या जब देखो तो नॉन वर्बल को बहुत ही ध्यान से देखना, कि नॉन वर्बल पे क्वेश्चंस जनरली आता है। उसके बाद में है मेटा कम्युनिकेशन। अब मेटा कम्युनिकेशन में क्या हो जाएगा कि जिसके अंदर वर्ड्स जैसे अपने आप ही वर्ड्स निकल जाते हैं, मतलब आपको सोचना नहीं पड़ रहा है ना, जैसे आपने किसी चीज को देखा हो तुरंत वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाते, तो मेटा कम्युनिकेशन मतलब वर्ड्स कम्युनिकेट अनइंटेंशनली, यानी आप कम्युनिकेट कर रहे हो पर विदाउट एनी जो भी है आपका, अनइंटेंशनली कम्युनिकेट समथिंग, है ना, मोर देन वर्ड्स, जिसमें वर्ड से भी कहीं ज्यादा होता है, जैसे कि ग्लैड टू सी यू, लुकिंग ब्यूटिफुल, कुछ वर्ड्स, या वाव व्हाट ए पिक्चर, व्हाट ए ब्यूटिफुल व्यू, है ना, हम ऐसा जनरली कहीं घूमने जाते हैं तो बोलते हैं, तो ये सारी चीजें मेटा कम्युनिकेशन को हमें बताती हैं। अब इसमें देखो मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, बेसिकली मेटा कम्युनिकेशन वर्बल और नॉन वर्बल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें वर्ड्स भी आ गए और एक्सप्रेशंस भी आ गए, यानी दोनों ही इसमें अवेलेबल होता है, तो वो होगा मेटा कम्युनिकेशन। जैसे आजकल आपने देखा होगा मेटा लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ आपने सुना होगा ना वर्ड्स, इट्स क्वाइट ऑडिबल या क्वाइट पॉपुलर वर्ड मेटा लैंग्वेज, है ना। तो मेटा लैंग्वेज क्या होता है, मतलब उसमें कैसे चीजों को मिक्स किया है, कई लैंग्वेज की चीजों को मिक्स किया है, कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, ये सब मेटा लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है, मतलब जिसमें आप दो लैंग्वेज में एक साथ बोल देते हो, और ऐसा नहीं कि आप बहुत ही फॉर्मल वे में या बहुत ही नोइंगली बोलते हो, बहुत ही अननोइंगली बोलते हो, है ना, आपको पता ही नहीं होता मैं ऐसा कर रहा हूं और आप ऐसा बोल देते हो, जो आपके कल्चर, आपके पास, मतलब जो भी चीजें उन सबको रिप्रेजेंट करता है। फिर आ गया फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जब हम हायरार्की से बात करते हैं, हमारे अथॉरिटीज से बात करते हैं, जब हम जैसे मान लो फॉर्मल कम्युनिकेशन में जैसे ईमेल्स आते हैं, फॉर्मल लेटर्स होते हैं, आपने जब भी लेटर पढ़ा होगा आपने देखा होगा ना, फॉर्मल लेटर, है ना, इनफॉर्मल लेटर, ये सब पढ़े होंगे आपने, जब अपने स्कूल टाइम में भी पढ़े होंगे। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कन्वेंशंस होते हैं इंस्टीट्यूशंस के, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिनको फॉलो करके कम्युनिकेशन किया जाता है। ऐसा नहीं हम कैसे भी लिखें, लैंग्वेज बहुत पोलाइट होती है, पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर मेथडोलॉजी होती है, पर्टिकुलर सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में जब कम्युनिकेशन किया जाता है हम उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि आपको बताऊं मैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ये फ्रेज भी बहुत पॉपुलर है आजकल। अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब एक नीचे का वर्कर, पियून है,
है ना, सुपरवाइजर है, अब मान लो उसको अपने हायरार्की से बात करनी है, यानी डायरेक्टर के पास जाना, तो वो डायरेक्ट डायरेक्टर के पास थोड़ी जाएगा, वो अपने सुपर वाले के पास जाएगा, वो टीम मैनेजर के पास जाएगा, फिर जो भी है एरिया मैनेजर होगा, उसके बाद मैनेजर होगा, उसके बाद सीनियर मैनेजर, मतलब लाइक एक अपवर्ड कम्युनिकेशन, यानी नीचे से ऊपर। ठीक है, मान लो आपका एक ऑफिस है या वर्किंग समवेयर, और वहां पे कोई बहुत बड़ा इशू है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप डायरेक्ट थोड़ी ना ऑनर के पास जाओगे किसी कंपनी के, है ना, तो देयर इज ए प्रोसेस, ऐसा एक प्रोसेस होगा, तो वो होगा अपवर्ड कम्युनिकेशन। और डाउनवर्ड जस्ट डायरेक्टली ऑपोजिट, कि किसी मान लो किसी कंपनी के ऑनर को आपको सबको एक मैसेज करना है, नीचे से नीचे वाले पर्सन को मैसेज करना है, तो वो किस वे में प्रोसेस करेगा, वो हो जाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें अक्रॉस हायरार्की अथॉरिटी जो लाइंस हैं उसको अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन किया जाता है, तो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, उसका मेथड होता है, वो सिस्टमेटिक होता है, वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, वो प्रॉपर होता है, पोलाइट होता है, ये सारी चीजें उसमें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, है ना। जैसे मान लो एक टीचर है, वो अपने एचओडी को कहेगा, फिर एचओडी प्रिंसिपल को कहेगा, प्रिंसिपल अपने ऑर्गेनाइजेशन को कहेगा, इंस्टीट्यूशन के, तो ये सारी चीजें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आ गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिसमें कोई भी रूल्स नहीं होते, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया ना, जिसमें कोई रेगुलेशंस नहीं होते, कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है, नो रूल्स नो रेगुलेशन, है ना, जिसके अंदर मतलब हम फिल्ट्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है ना, सोच समझ के बोलने की भी, जैसे आप अपने फैमिली में हो तो बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हो, हालांकि फैमिली में भी बिना सोचे समझे बोलने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट इश्यूज हैं। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जब आप बहुत ही कैजुअल होते हो अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से, जिसे आप बहुत ज्यादा ओपन अप हो चुके हो, उससे जो बात करते हैं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक और नाम है, वो है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। अब ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का मतलब होता है, जैसे आपने ग्रेप्स की बंचेस देखे होंगे कभी, ग्रेप्स के जो भी है क्रीपर्स देखी होगी, बेल देखी होगी, उसमें कितने सारे गुच्छे होते हैं, कहीं से भी गुच्छा लग जाता है, बहुत सारे ग्रेप्स लगे होते हैं। मतलब कहने का मतलब है जब आप बिना सोचे समझे अनसिस्टमेटिकली आप बात करते हो, उसे ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो किसी की मान लो फैमिली में देखा होगा, या कहीं लेडीज या किसी जेंट्स को बैठे देखा होगा कि वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं, दे आर क्रिटिसाइजिंग अदर्स, ठीक है, दे आर बुलिंग अदर्स, दे आर टॉकिंग अबाउट अदर्स, तो वो कम्युनिकेशन क्या होगा, ग्रेपवाइन, उसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहें। तो जब भी हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं या किसी के बारे में हम टॉन्टिंग करते हैं, तो वो लैंग्वेज क्या कहलाती है, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन आपके टाइप्स वर्बल नॉन वर्बल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, तो मैंने आपको कम्युनिकेशन दो तरीके से करवा दिए हैं, बेसिस ऑफ मैंने करवाया था आपको रिलेशनशिप, ठीक है, और जो है मेन आपको डायरेक्शन के लिए करा दिया। अब आपको मैं कराऊंगी कम्युनिकेशन बेसिस ऑफ द डायरेक्शंस। मतलब कम्युनिकेशन का जो ग्राफ है वो स्लैंट सीधा जाता है, वर्टिकल जाता है, स्लैंटिंग जाता है, कैसे जाता है, ठीक है, चैनल के बेसिस पे, तो ये मैं आपको बताऊंगी। तो पहला मैं आपको बताऊंगी वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन यानी बॉटम टू अप टू बॉटम। वर्टिकल ऐसी तो बनेगी, वर्टिकल लाइंस आप कैसे ड्रॉ करोगे, अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को वर्टिकल कम्युनिकेशन। अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है वो तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, है ना। यानी वर्टिकल को, अब मान लो आप ये टर्म सुनो कहीं पे वर्टिकल कम्युनिकेशन, आपको लगेगा ये वर्ड तो बहुत अजीब सा है, तो आप कंफ्यूज मत हो ना। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, और अपवर्ड कम्युनिकेशन को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या कहते हैं, जब किसी कंपनी का ऑनर या किसी कॉलेज के प्रिंसिपल क्या कहना, मतलब सारे स्टूडेंट्स तक, है ना, अपने हर एक मेंबर को कोई मैसेज देना चाहते, तो वो हो गया डाउनवर्ड, ठीक है। और मान लो स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो रही है और वो ये किसको कहना चाह रहा है, प्रिंसिपल या ऑनर या इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर, मैनेजमेंट को कहना चाह रहा है, तो वो क्या हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, वो अपवर्ड हो गया। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब है लेटरल और हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। अब आप ये वर्ड सुना होगा हॉरिजेंटल मतलब जब आप
अपने इक्वल लोगों के बीच में बात करते हो। जैसे मान लो किसी प्रिंसिपल ने दे दिया कि कल की हॉलीडे कैंसिल हो गई है ना, कल गुड फ्राइडे है और हॉलीडेज कैंसल्ड। अब उस बारे में क्लास के बच्चों में डिस्कशन हो रहा है, ऐसे कैसे छुट्टी बंद कर दी, ये तो हर बार ही होती है, मेरा तो ये प्लान था। तो अपने लेवल में आप कम्युनिकेट कर रहे हो। ऑल्दो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, लेकिन ये लेटरल कम्युनिकेशन भी होगा, क्योंकि हम डायरेक्शन के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन यानी अपने लेवल के लोगों से बात करना। जैसे ऑफिस में मान लो कोई मैसेज आ गया, ठीक है, तो ऑफिस में जो इक्वल चेयर पे बात काम करने वाले सारे लोग, ठीक है, जो भी हैं, जैसे मान लो सारे जो लोग हैं इक्वल पोजीशन में होने चाहिए। इसमें ऐसा नहीं कोई हायरार्की है, कोई नीचा है, कोई छोटा है, किसी की पोस्ट ऊपर है, किसी की पोस्ट छोटी है, ऐसा नहीं होगा। इक्वल वर्किंग पर्सन होगा, यानी पोजीशन उनकी इक्वल होगी। ऐसे लोगों के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो हम उसे कहेंगे हॉरिजेंटल और लेटरल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ये लेटरल कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। जैसे मान लो आप एक टीम वर्कर हो, टीम लीडर है, और आपके बीच में आपस में बात हो रही है, तो फॉर्मल भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि हमेशा इनफॉर्मल ही होगी, कई बार फॉर्मल भी हो सकती है। आप काम के सिलसिले में भी एक दूसरे से बात कर सकते हो। जैसे मान लो किसी कॉलेज में टीचर्स है, टीचर्स का आपस में जो बातें होती हैं, है ना, या उनका कोई पर्टिकुलर होता है, तो फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, ठीक है। अब है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन मतलब नो हाई लेवल, नो लो लेवल, ठीक है। क्रिस क्रॉस लेवल, इसको क्या कहते हैं, आजकल कई बार ये टर्म्स भी आने लग गए हैं कि क्रिस क्रॉस, है ना, CRISS, फिर हाइफन आ जाएगा, फिर क्रॉस। तो क्रिस क्रॉस कम्युनिकेशन क्या कह सकते हैं, तो इसका मतलब सेंस होता है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन बिल्कुल फ्री फ्लो होगी, है ना तो उसमें लो लेवल हो देखा जाएगा, ना उसमें हाई लेवल देखा जाएगा, है ना ही उसमें स्टेटस की बात होगी। ऐसा नहीं हो चाहे वो कितनी हाई स्टेटस से बिलोंग करता हो, लेकिन जब उसको भी बात करना होगा या कम्युनिकेशन करना होगा तो उसको भी वही प्रोसेस फॉलो करनी होगी, वो होगा डायगोनल कम्युनिकेशन। क्योंकि वो क्या है, डायगोनल मतलब इक्वल पोजीशन वाले लोग, ठीक है। फिर है पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन में तो जैसे आप देख सकते हो कि मेमोज होते हैं, है ना, आपके बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं, वो पर्सनल। जैसे मान लो किसी का इंटरव्यू हो रहा है तो पर्सनल हो गया ना, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल हो गया, डिस्क्लोज थोड़ी ना करते कि इसको इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, तुमसे ये पूछे जाएंगे, है ना, तो जनरली डिस्क्लोज नहीं होता। तो ये इंटरव्यूज क्या हो जाएगा, पर्सनल कम्युनिकेशन। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन या टॉकिंग टू समवन, ठीक है, तो ये आपका पर्सनल हो गया। जैसे फ्रेंड्स के बीच में हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के बीच हो सकता है, किसी कंपनी का भी कुछ पर्सनल कॉन्फिडेंशियल जो भी होते हैं, मतलब जो भी कम्युनिकेशन के सेगमेंट्स हो सकते हैं, तो दीज आर ऑल आर कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन। अब है इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब जिसमें कोई भी पर्सनल नहीं हो सकता। जैसे आप अचानक मिलते हो, जैसे आप ट्रेन में किसी से अचानक मिल जाते हो, है ना, ऑन द वे किसी गार्डन में आप किसी से अचानक मिलते हो, मूवी देखने जा रहे हो, किसी से अचानक जस्ट क्रॉस होते हो, तो वो एक तरह से इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब हम कम्युनिकेशन के टाइप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके, तो आई थिंक आपको सबको टाइप्स आ गए होंगे। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले 2 people एट लीस्ट। कम्युनिकेशन के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए, ऐसा नहीं एक इंसान खुद से ही बात करेगा, ठीक है, तो वो होगा इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को कोई सेंस नहीं है, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं है, ठीक है। किसी को खुद से बोलने की आदत होती है, जैसे स्लीप वॉकर्स होते हैं, खुद रात में चलते हैं, बोलते हैं, पर उससे कुछ भी फ्रूटफुल नहीं होगा, ना तो खुद को, ना ही कंट्री को, ना ही किसी और पर्सन को। तो कम्युनिकेशन चूंकि एक फॉर्मल वर्ड है ना, और चूंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम एक दूसरे से बात करनी ही होगी, हमें कुछ भी करना है तो एक दूसरे से ऑब्वियसली बातें तो करनी ही है, क्योंकि हम जो भी करेंगे बात करके करेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे की लैंग्वेज समझ सकते हैं। तो 2 people एट लीस्ट, सबसे पहले कम से कम 2 लोग होने चाहिए, ठीक है। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, आप चाहो तो लिख सकते हो, नीड मैसेज एंड इंफॉर्मेशन। भी बात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर मान लो मेरे पास कुछ बात करने के लिए है ही नहीं, तो मैं किसी और से क्या बात करूंगी, है ना, मेरे पास कुछ होगा ही नहीं। तो रिटन, ओरल, जेस्चर्स, तीनों चीजों का हमें यूज करना है। जैसे मान लो कोई इंसान है, वो लिख सकता है लेकिन बोल नहीं सकता, ठीक है, और एक्सप्रेशंस भी नहीं दे सकता, मान लो कुछ फेशियल प्रॉब्लम्स है या वो नहीं कर सकता, तो उसका कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं होगा,
तो जब भी किसी भी कम्युनिकेशन को हमें, है ना, प्रॉपर और इफेक्टिव बनाने के लिए वर्ड्स भी यूज करने हैं, एक्सप्रेशंस भी देने हैं। और जैसे आप देखते हो एक्टर्स होते हैं, जितनी अच्छी एक्टिंग करेगा हम कैसे मानेंगे, जितने अच्छे एक्सप्रेशंस देगा। अगर एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है, भले ही डायलॉग्स बोल रहा है, तो उसकी एक्टिंग कभी भी इफेक्टिव होगी क्या? नहीं होगी ना। तो कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाने के लिए हमें रिटर्न, मतलब शब्दों का तो यूज करना ही है, डायलॉग्स या स्टेटमेंट्स का तो यूज करना ही है, वर्ड्स का तो यूज करना ही है, प्लस एक्सप्रेशन भी देना है, प्लस आपकी टोन, आपका पिच, ये सारी चीजें भी हमें ध्यान में रखनी है। अब है एक फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, एक और लीजिए, पर्पस टू एक्नॉलेजमेंट, मोटिवेट और रिस्पॉन्स। मैसेज देने के लिए, बात करने के लिए हमारे पास एक बड़ा पर्पस भी होना चाहिए, एक मोटिवेशन होना चाहिए, एक रिस्पॉन्स होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो आप किसी पर्सन के साथ वर्क कर रहे हो, ठीक है, और पर्टिकुलर कंपनी में कर रहे हो, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंडर कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट इज द रिस्पॉन्स, प्रोजेक्ट इज द मोटिवेशन, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट सक्सेसफुली करना है। तो उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे आप बहुत सारी कम्युनिकेशन करोगे, एक दूसरे से कुछ प्लानिंग करोगे, स्ट्रेटेजी करोगे, तो एक कैरेक्टरिस्टिक होगा। अगर मान लो किसी दो पर्सन के बीच में, एक ग्रुप के बीच में बात करने का कोई मोटो नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो बहुत ही मोनोटोनस हो जाएगा, उनका कम्युनिकेशन का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा और वो सेंसलेस हो जाएगा, मतलब उससे कुछ आपको फ्रूटफुल कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। आप बातें कर रहे हो ऑल दो, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन अप हो सकता है, डाउन हो सकता है, साइड हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, इक्वल लेवल में हो सकता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, तो ये भी किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आज मैं नरेंद्र मोदी से बात नहीं कर सकती, है ना, टॉक टू नरेंद्र मोदी जैसे कि एक चैनल है, इसका मतलब ये नहीं कि आज मैं इससे बात नहीं कर, मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ, ठीक है। अब मेरे पर्पस क्या है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उस बेसिस में अपने स्टेटमेंट्स, अपने डायलॉग्स, अपने मतलब जो भी मुझे बात करनी है वो सारी चीजें मैं सोचूंगी। प्रोसेस टू एक्सचेंज, फिर बाद में है प्रोसेस, यानी चैनल की बात आ गई यहाँ पे, कि मैं कैसे अपने व्यूज को एक्सचेंज करूं, इसके लिए क्या प्रोसेस होगी, क्या चैनल होगा। तो चैनल्स भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। मेरा मीडियम क्या होगा, मैं मोबाइल के थ्रू करना चाह रही हूँ, मैं ईमेल के थ्रू करना चाह रही हूँ, मैं फेस टू फेस करना चाह रही हूँ, मैं वर्बली करना चाह रही हूँ, या मैं नॉन वर्बली कहना चाह रही हूँ। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है हम वर्बल बात कर ही नहीं सकते, तो हम उसे नॉन वर्बली इशारा करते हैं कि मैं अभी इस सिचुएशन में हूँ, तो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है ना। तो प्रोसेस ऑन चैनल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, है ना। तो ये है आपके कम्युनिकेशन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैंने आज आपको कम्युनिकेशन का प्रोसेस बता दिया, उसके टाइप्स बता दिए, कई 3 तरह से मैंने उसके टाइप्स बताए आपको, क्योंकि टाइप आपके सारे हो गए, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी आप भूलोगे कभी, क्योंकि बहुत शॉर्ट वे में मैंने आपको बताए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। अब मैं आपको 7 C's पे बताती हूँ, 7 C's यानी जिसमें 7 C होते हैं, 7 C, ठीक है। यहाँ पे SCC नहीं है, ABC वाला C है। इस पे क्वेश्चन जनरली आता है एग्जाम में, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 C's पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है। अच्छा, 7 C's होता क्यों है, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी कि बहुत सारे फिलोसोफर्स ने, राइटर्स ने, ठीक है, जो कम्युनिकेटर्स ने बहुत सारे पॉइंट्स, पैरामीटर्स को देख के 7 C's डिक्लेयर किए कि ये किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए इन 7 C का होना बहुत जरूरी है। अगर 7 C में से एक भी मिसिंग है तो आपका कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं होगा। जैसे पहला सीज है क्लियर, आप चाहो तो ये लिख लें, फिर आपको उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगी, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखोगे, आप सब्जेक्टिव वे में या डिस्क्रिप्टिव वे में अगर आपका एग्जाम होता है, तो आपको 7 C's को डिफाइन भी करना पड़ेगा, मतलब उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो पहला है क्लियर, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, तो पहला क्या होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन, आपका स्टेटमेंट, आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए। इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, क्लियर। अगर आपका इंफॉर्मेशन क्लियर ही नहीं है तो दूसरा कैसे समझेगा, और समझेगा तो भी वो उससे कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा, ठीक है। पहला सी क्या है, क्लियर। सेकेंड है कंसाइज, शॉर्ट में बताएंगे आप उसको, समरी वे में बताएंगे उसको। ऐसा नहीं हो पूरा, कुछ लोग होते हैं ना पूरी इंसिडेंट की रिपोर्ट बताते हैं, पहले मैं वहां गया, फिर ये हुआ, फिर ये, मतलब वो बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है, बहुत ही लिंगर हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा लेथार्जिक हो जाता है। तो उससे जो जब रियल सेंस या रियल मैसेज देने का समय आता है ना, तो वो उसका जो लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो काफी रिसीड हो जाता है, पीछे चला जाता है और समझ में नहीं आता। तो कंसाइज होना चाहिए। कभी भी आपको किसी को मैसेज देना हो तो
आपको ऐसा नहीं है उसको बहुत डिटेल में बता, आपको शॉर्ट में देना है। आपने जनरली देखा होगा आपके आसपास ही बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत बोलते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं, फिर जब वो कुछ अच्छी बात भी करते हैं तो उनकी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि वो कंसाइज नहीं बोलते ना, वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, वो अननेसेसरी बोलते हैं, ठीक है, जिस वजह से उनके मैसेज को कभी भी हम इंपॉर्टेंस ही नहीं देंगे, क्योंकि हम उन्हें अंडर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, क्योंकि कंसाइज ही नहीं है उनका मैसेज। वो 90% तो क्या बोलते हैं, नॉनसेंस बोलते हैं या फिर अननेसेसरी बोलते हैं, और सिर्फ कुछ मैसेज या कुछ बातें होती है जो फ्रूटफुल होती है तो हम उनकी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, कोई भी उनकी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं देता है। तो कंसाइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। थर्ड इज द कॉन्क्रीट। मैसेज क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, बकवास नहीं होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, ठीक है, मतलब अप टू द मार्क होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैं क्लास ले रही हूँ और कुछ भी पढ़ा रही हूँ आपको, तो आपको ऐसे लगेगा फिर आप सब लेफ्ट कर दोगे, है ना, हालांकि लेफ्ट तो आप अभी भी कर रहे हो, बट अगर मैं कुछ भी पढ़ाऊंगी, कॉन्क्रीट नहीं होगा मेरा मैसेज, तो कोई भी उस चीजों को अच्छे से नहीं समझेगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट होना चाहिए, है ना, कॉन्टैक्ट रहना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, उसमें जो कंटेंट है वो उसी से रिलेटेड होना। जैसे मान लो मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, तो मेरे या कुछ भी कर रही हूँ मैं, या कोई मैसेज में किसी को देना चाहती हूँ, तो उसके एग्जाम्पल्स, उसके रेफरेंसेस उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल, कई बार कुछ लोगों में आदत भी होती है कि वो मैसेज तो कुछ और, मतलब बात तो किसी और चीज की करते हैं, टॉपिक स्टार्ट तो किसी और चीज का होते हैं, और बीच बीच में किसी और टॉपिक पे डिच कर जाते हैं, तो उनका मैसेज कभी भी इफेक्टिव नहीं होगा। जैसे मान लो मैं इस टॉपिक पे आपको बताना चाह रही हूँ, कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं हम, अचानक मैं आपको करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ाने लग रही हूँ, है ना, अचानक मैं सोशियोलॉजी के किसी टॉपिक पे बता रही हूँ, या किसी नॉवल का डिस्कस कर रही हूँ, या कोई करंट न्यूज के बारे में आपको बता रही हूँ, तो ये सारी चीजें मेरा कभी भी, फिर मेरा जो टॉपिक है, मेरा ऑब्जेक्टिव कभी भी फुलफिल नहीं होगा, और मेरा मैसेज कभी भी क्लियर नहीं होगा, वेग हो जाएगा मेरा मैसेज, कभी भी एक तरह से इंपॉर्टेंट नहीं होगा। कोहिरेंट, कोहिरेंट भी होना चाहिए, है ना। फिफ्थ पॉइंट है कोहिरेंट, COHERENT। वैसे ये सारे पॉइंट्स आपको बुक्स में और नोट्स में भी मिल जाएंगे, आप साइट पे भी देखोगे सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। पर कोहिरेंट का मतलब है लॉजिकल, वो लॉजिकल, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ भी बकवास बता रही हूँ, कुछ भी बकवास मैसेज दे रही हूँ, और मैं उम्मीद करूंगी वो मैसेज से फीडबैक भी अच्छा है। जब मैं पढ़ाऊंगी बकवास, या मैं मैसेज ही बकवास दूंगी किसी को, है ना, तो फिर मुझे उसका फीडबैक कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। तो कोहिरेंसी चाहिए, कोहिरेंट होना चाहिए, लॉजिक, कोहिरेंस का मतलब होता है लॉजिकल। फिर आपका 6 पॉइंट है कंप्लीट। आपका मैसेज हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, आपको अपनी बात पूरी करनी है, ऐसा नहीं हो आप बीच में ही छोड़ रहे हो, है ना, मैसेज आप कंप्लीट ही नहीं कर रहे हो। कई लोग होते हैं ना पूरी बात नहीं करते, आधी बात करते हैं, तो कोई पजल थोड़ी ना है, मैसेज है, इंफॉर्मेशन है जो लोगों को देनी है, और जिसका फीडबैक भी होगा, जिसे इफेक्टिव भी बनाना है, तो हमें उसे क्या करना है, उसको कंप्लीट करना है। मैसेज शुड बी कंप्लीटेड। फिर उसके बाद में लास्ट है 7C का 7th पॉइंट है कर्टियस। कर्टियस का मतलब होता है रिस्पेक्टफुली। जब भी आप किसी को मैसेज दें, जब भी आप किसी से बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप रिस्पेक्टफुली उससे बोलें, आपकी टोन अच्छी हो, बहुत पोलाइट हो। अगर आपका मैसेज बहुत सही है, आपका मीडियम बहुत सही है, लेकिन आपकी टोन हार्श है, ठीक है, आपकी कर्टसी नहीं है, उसमें कर्टियसनेस नहीं है, तो आपका मैसेज कभी भी इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। जैसे मानो आपको घर में कोई काम करने के लिए कहता है, अगर वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली बोलता है तो डेफिनेटली आप उसका काम करते हो, है ना, और किसी की टोन हार्श होती है तो चाहे आप उसका काम कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप काम नहीं करते हो, अगर करना भी पड़े तो आप उतना इफेक्टिव वे में उसका काम कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते हो। तो कर्टियस होना भी बहुत जरूरी है। तो एक बार क्लियर कर लेती हूँ, ये सारी चीजें एक बार रिपीट कर देती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्लियर होना चाहिए, सेकेंड कंसाइज होना चाहिए, थर्ड कॉन्क्रीट होना चाहिए, है ना, कॉन्टेक्ट होना चाहिए, कोहिरेंट होना चाहिए, और कंप्लीट होना चाहिए, और कर्टियस होना चाहिए। तो ये 7 C's हैं। इसमें कई बार क्वेश्चन बड़ा भी आता है, मतलब एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है इस 7 C's पे, तो उसमें आपको पहले बताना है कि 7 C's होते क्या हैं। तो 7 C's एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन को क्या बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। तो आपको पहले 7 C's समझाना है, ठीक है। उसके बाद में आपको 7 C's का 1 by 1 डिफाइन करना है, और उनके एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताना है, ठीक है। मतलब क्लियर का क्या मतलब होता है,
क्लियर किस सेंस में हम यूज करेंगे, कंसाइज क्या क्या मतलब होता है, कंसाइज के एग्जांपल्स लिख दोगे आप, है ना, कि कंसाइज को किसी भी मैसेज को कंसाइजफुल बनाने के लिए हमें ये करना होगा, इन चीजों का हमें डूज एंड डोंट्स होगी, ये चीजें ध्यान में रखना है। तो 7 C's बहुत अगेन, एक तो देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बहुत एग्जाम में आता है कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज द कम्युनिकेशन, मतलब उसकी डेफिनेशन, वो भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 7 C's पे आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, है ना। अब एक मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और करवा देती हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम है भी, और उस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है और जनरली आता भी है, वो है बैरियर्स, है ना, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस पे मतलब 90% क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो शॉर्ट में आए, चाहे वो लेंथी क्वेश्चन आए, चाहे वो बड़ा क्वेश्चन आए, है ना। असाइनमेंट के बारे में कुछ बच्चे मैसेजेस लिख रहे हैं, उसके बारे में मुझे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो मैं आपको सिर्फ टॉपिक के बारे में बता सकती हूँ कि असाइनमेंट में क्या है वो मुझे नहीं पता। तो बैरियर्स मैं आपको बता देती हूँ, बैरियर्स हैं। अब बैरियर्स भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मैं आपको 4 बैरियर्स इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। पहला है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, सेकेंड है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर पे तो क्वेश्चन कितने कंपटीशन में भी मैंने देखा है, बहुत बार पूछते हैं एग्जाम्स में, मतलब नॉट ओनली कंपटीशन, क्योंकि आपका तो सब्जेक्ट का पार्ट है तो उसमें तो डेफिनेटली आएगा ही। और है फिजियोलॉजिकल बैरियर और सिमेंटिक बैरियर्स। ठीक है, अब ये मैं आपको टाइप्स बताती हूं कि पहला है फिजियोलॉजिकल नॉइज। अब ये है फिजियोलॉजिकल नॉइज, नॉइज मतलब शोर, लेकिन यहाँ पे शोर का मतलब बैरियर होता है ना। मतलब कैसा शोर, फिजियोलॉजिकल, जो कम्युनिकेशन को क्या कर रहा है, एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है, मतलब नेगेटिव वे में अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि हंगर, अब आप मान लो हंग्री हो, है ना, फिर आपका किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। फेटिक, आप बहुत थके हुए हो, है ना, बहुत टायर्ड हो, है ना, तो आपको रेस्ट का मन कर रहा है, तो आप बहुत ही फेटिक हो, तो आप कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता, तो बैरियर है। हेडेक हो रहा है आपको, बहुत तेज हेडेक हो रहा है, तो आप कभी भी कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे, है ना। मेडिकेशन, मान लो आपकी मेडिसिन चल रही है, आपके बैक पेन है, आपकी बहुत सारी दवाइयों का असर है आप पे, मेडिसिन का असर है, तो आपका भी कम्युनिकेशन, तो ये सारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर वो बैरियर्स आते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं, और वो हमें एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, वो हम हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, हमारे कंट्रोल से। जैसे हेडेक हो रहा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर मुझे भूख लगी है तो मैं उसे कितना कंट्रोल करूंगी, है ना, मेरा कम्युनिकेशन इफेक्ट होगा। अगर मुझ पे मेडिसिन ले रही हूँ मैं, तो उस चीजों का इम्पैक्ट मुझ पे होगा, तो एक तरह से बैरियर्स होते हैं। अच्छा, बैरियर वर्ड थोड़ा सा मैं एक बार फिर पीछे जाना चाहती हूँ। बैरियर्स का मतलब आपको सबको वैसे तो पता ही होगा, बैरियर्स मतलब जो कम्युनिकेशन के इफेक्टिवनेस को क्या करते हैं, हैम्पर करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मतलब किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में जो सबसे बड़ी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को ही हम बैरियर्स कहते हैं। बैरियर्स मतलब हर्डल्स, है ना, जो कम्युनिकेशन को हैम्पर कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, वो भी एडवर्सली। तो पहला बैरियर कौन सा हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, जो हमारे फिजिक्स से रिलेटेड है, और वो सारा हमारे कंट्रोल से कहीं बाहर है। ठीक है, सेकेंड है फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर पे क्वेश्चन मैंने बहुत जगह देखा है एग्जाम्स में। अब फिजिकल बैरियर क्या होता है, वो हमारे फिजिक्स से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन वो आसपास की फिजिकल, अब आप कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि फिजिकल, अब इसका नाम है फिजिकल बैरियर, तो लोग फिजिकल बैरियर को अपनी फिजिक्स से लेते हैं, जबकि अपने फिजिक्स से नहीं लेना है, आसपास के एनवायरनमेंट को हम फिजिकल बैरियर करेंगे। जैसे मान लो मैं आपसे, कोई इंसान स्टेज पे मान लो स्पीच दे रहा है और उसका माइक काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिजिकल बैरियर होगा। ठीक है, और मान लो कोई कम्युनिकेशन कर रहा है लेकिन सामने से बहुत शोर आ रहा है, बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, तो आपका फिजिकल बैरियर होगा। ठीक है, जैसे मान लो लाइटिंग्स कम हो गई, लाइट चली गई, तो कम्युनिकेशन इफेक्ट होगा ना, तो पुअर लाइटिंग है तो भी फिजिकल बैरियर होगा। ठीक है, आप किसी से बात कर रहे हो, आप स्पीच दे रहे हो और
सामने वाले बिल्डिंग से या सामने वाले टेम्पल से बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही, चांटिंग की आवाजें आ रही है, भजन की वॉइस आ रही है, या माइक की वॉइस आ रही है, सॉन्ग की वॉइस आ रही है, म्यूजिक आ रहा है, तो वो भी फिजिकल बैरियर होगा। तो ये सारे फिजिकल बैरियर्स हैं, है ना, जो मतलब पुअर लाइटिंग है, ट्रैफिक है, मानो ट्रैफिक आ गया बीच में, आप टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हो, है ना, आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, शोर आ रहा है, आपके अरेंजमेंट्स प्रॉपर नहीं है, वो आपकी फिजिकल से रिलेटेड नहीं है। फिजिकल से जो आपके शरीर से यानी बॉडी से रिलेटेड है वो फिजियोलॉजिकल हो जाएगा, और ये फिजिकल मतलब आसपास की आपकी जो भी नेसेसिटी एनवायरमेंट है उससे रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद थर्ड है साइकोलॉजिकल बैरियर। इस पे भी बहुत क्वेश्चन आता है, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि साइकोलॉजिकल बैरियर किसे कहते हैं और साइकोलॉजिकल बैरियर होता क्या है, तो कई बार इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जब आपका माइंड, व्हेन योर माइंड इज द प्री ऑक्यूपाइड with some issues or some problems, ठीक है, and then you are unable to talk to anyone, या unable to spread your information in the proper or effective way, और आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपका माइंड प्री ऑक्यूपाइड है कुछ सिचुएशन से, कुछ कंडीशन से, तो उसे हम कहेंगे साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर समझ में आया, मतलब जो आपकी साइकोलॉजी को इफेक्ट कर रहा है, प्री ऑक्यूपाइड है आपके माइंड में। ठीक है, जैसे आपके मार्क्स कम आ रहे हैं और आपका रिजल्ट बहुत खराब आया है, अब आप घर में जाके आपको कितना डर लगेगा कि अगर मैं पेरेंट्स को बताऊंगी या बताऊंगा तो मुझे क्या करेंगे, मुझे हो सकता है मारे भी, बीच भी करे या मुझ पे शाउट करे। तो ये एक साइकोलॉजिकल आपके माइंड में पहले से ही बहुत चीजें चल रही है, फिर आप घर जाके अपना रिजल्ट बताएंगे ही नहीं, या बताएंगे तो कुछ मार्क्स बढ़ा के बताएंगे। तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें ये एक तरह से साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, जिसमें हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लेते, पहले से ही कर लेते हैं, है ना, हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेते कि अब तो ऐसा हो जाएगा मेरे साथ, अब तो ये होगा। तो मतलब हम साइकोलॉजिकली चीजें कर रहे हैं, सिचुएशन होने से पहले सिचुएशन को एज्यूम कर रहे हैं, उसको प्री ऑक्यूपाइड हमने कर लिया है ना, और हम उससे पहले पैनिक हो चुके हैं। तो वो सारे हमारा जो बेसिकली हमारा माइंड पैनिक हो चुका सिचुएशन को लेके, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स होगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं बहुत डिप्रेस हूँ, है ना, किसी चीज को लेके मैं बहुत टेंस हूँ, और मुझे कोई जाके कहे कि तुम क्लास ले लो, या तुम जाके इससे ये मैसेज कर लो, मुझे एक मैसेज कन्वे करना है, मुझे स्पीच देनी है, तो मेरी स्पीच कभी भी प्रॉपरली इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरा माइंड क्या है, बहुत ही प्री ऑक्यूपाइड है बहुत सारी सिचुएशन से। जैसे बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंस रहते हैं, सिचुएशंस में चले जाते हैं, या अब उनको तो कभी भी उनका कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वो आपके माइंड को इफेक्ट करता है, आपके ट्रॉमेटिक सिचुएशन को इफेक्ट करता है ना, जो आपको ट्रॉमा पे जाता है सीधा। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में आपको फोर्थ मैं बताती हूँ आपको सिमेंटिक बैरियर। तो सिमेंटिक बैरियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमेंटिक बैरियर, सिमेंटिक का मतलब होता है लैंग्वेज, वर्ड्स। जब आपके भाषा यानी लैंग्वेज, वर्ड्स यानी शब्द, जब शब्द, भाषा और उसकी मीनिंग में कहीं कोई इशू आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो कभी भी क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। जैसे मान लो आप साउथ इंडिया जाते हो, वहां पे हर जगह दूसरी लैंग्वेजेस में लिखा हुआ रहता है जो आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, they are also unable to understand you, you are unable to understand them। तो ये कौन सा बैरियर हो जाएगा, ये सिमेंटिक बैरियर हो जाएगा। जैसे मान लो कुछ लोगों की हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, उन्होंने कुछ रिटर्न वे में मुझे लेटर लिखा और मुझे वो समझ में नहीं आ रहे बहुत सारे वर्ड्स, तो ये सिमेंटिक बैरियर होगा। ठीक है, तो सिमेंटिक बैरियर्स बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो शब्द वर्ड से रिलेटेड होंगे, लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे, या उनके मीनिंग्स हैं उनसे रिलेटेड होंगे, और मतलब इस तरह की जो सारी सिचुएशंस है उनसे रिलेटेड होंगे। सिमेंटिक मतलब एक तरह से लैंग्वेज और उसका मीनिंग भी इंक्लूड होगा इसमें, लैंग्वेज भी इंक्लूड होगा, वर्ड भी इंक्लूड होगा, शब्द भी इंक्लूड होंगे। क्योंकि स्टेटमेंट जो सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं उसमें वर्ड्स होंगे, तभी तो एक तरह से जो मीनिंगफुल वर्ड्स को हम सिस्टमेटिकली लिखेंगे तभी तो सेंटेंस बनेगा। तो सिमेंटिक नॉइज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ, आजकल एब्रीविएशंस यूज करते हैं, एक्रोनिम्स यूज करते हैं, सोशल मीडिया पे एक्रोनिम्स आपने सुना होगा, है ना, एक्रोनिम्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जार्गन्स यूज करते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज यूज करते हैं, साइन एंड सिंबल्स यूज करते हैं,
है ना। अब लोग सिंबल यूज करें, अभी मुझे तो समझ में नहीं आता ये सिंबल का ये मतलब है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत हुई नहीं। तो अगर मान लो कोई पर्सन उन लैंग्वेजेस में मुझसे बात करेगा तो मुझे समझ में आएगा ही नहीं, है ना, तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगी। तो ये सारे बैरियर सिमेंटिक बैरियर, क्योंकि वो जार्गन यूज कर रहे हैं, एब्रिविएशन यूज कर रहे हैं, एक्रोनिम्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। और वो सारी चीजें मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है, इसका मतलब वो मेरे शब्द को, मतलब मेरी लैंग्वेज, मेरे वर्ड से बिल्कुल भी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हो रही है, यानी मैं उसे नहीं समझ पाती। तो ये बहुत बड़ा बैरियर है कम्युनिकेशन में। अब एक इंसान कुछ और बोल रहा है, दूसरा को इंसान कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे कम्युनिकेशन के सर्वे में ऐसा बोलते हैं कि एक इंसान अपने मतलब पूरे इंटायर डे में जितने भी सेंटेंसेस बोलता है, जितनी भी जिससे बात कर सकता है, उसका 70% ही सामने वाला समझ सकता है। मतलब मान लो आज मैं आपको जितना पढ़ा रही हूँ या आप किसी से भी बात करते हो, तो सामने वाला उसका 100% मैसेज नहीं सुन सकता, है ना। ये साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं सिर्फ 70% ही सुन सकता है। तो आप सोचो मैंने 10 सेंटेंस बोले और 7 ही समझ में आ रहे हैं, 3 तो चले ही गए, तो सोचो 3 सेंटेंसेस कहाँ चले गए। ये इसलिए होता है क्योंकि लैक ऑफ लिसनिंग स्किल्स, हमारे अंदर लिसनिंग स्किल्स की क्या है, बहुत सारी कमी है। हमें सुनना पसंद ही नहीं है ना। हम चाहते हैं हम बोले लोग सुने, है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें सुनना ज्यादा पसंद नहीं है, या फिर हम ज्यादा अच्छे लिसनर्स नहीं है। लिसनर्स करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, है ना, स्टेबिलिटी होनी चाहिए हमारे माइंड में, सेरेनिटी होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, तभी तो हम किसी को सुन पाएंगे, तभी तो हम किसी को समझ पाएंगे 100%। तो इसके लिए हमें अच्छे लिसनर्स बनने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव हो, तो हमें क्या बनना पड़ेगा, अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। हमें बातों को अच्छे से सुन के अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, कॉन्टेम्पलेट करना पड़ेगा। कॉन्टेम्पलेट मतलब मनन करना पड़ेगा, मतलब हम उसको सुनने के बाद भी उस पर थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, मनन करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो वो सेंटेंस इफेक्टिवली हमें समझ में आएगा। नहीं, कई बार होता है ना कि टीचर तो क्लास में बहुत कुछ समझा रहा है, हमारे पेरेंट्स बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम उनकी आधी बात ही सुनते हैं या आधी बात ही समझ पाते हैं, वो बात हमें समझ में आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम अच्छे लिसनर्स नहीं हैं, या हम सुनते हैं तो उसको समझने के लिए ज्यादा एक तरह से इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो कम्युनिकेशन का ही पार्ट है ये। तो ये सारे हमारे बैरियर्स हैं जिनको मैं बहुत ही आई थिंक शॉर्टन वे में ही आपको बताया है, क्योंकि मेरा मोटो ये था मैं सिर्फ आपको समझा दूं, बाकी जो कंटेंट है वो तो बुक में भी मिल जाएगा, तो इतना कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं। अब आप उनको पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर समझ में आ गया, फिजिकल बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेंटिक बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा कुछ बुक्स में लिख रखा है टेक्निकल बैरियर्स भी दे रहे हैं, कि उसमें मान लो किसी को टेक्नोलॉजी यूज करना नहीं आता है, किसी को बहुत अच्छे से यूज करना आता है, तो दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो जाएगा और कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो आज नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, है ना, और आपकी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है, तो आपको कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो वो भी किस में आ जाएगा, एक तरह से टेक्निकल कम्युनिकेशन में, टेक्निकल बैरियर्स में आ जाएगा। तो ये सारे ये चीजें हैं। अब मैं आपको एक लास्ट बता देती हूँ, लास्ट नॉट लीस्ट, क्योंकि आई थिंक क्लास वाज ऑक्यूपाइड फॉर 1 आवर। यस सर, इज इट? यस मैम, इट्स ओके मैम। तो मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा कंसिडरेबल पार्ट हमारा पूरा हो जाए, फिर हमारी सेकंड क्लास शायद सेकंड को है, तो सेकंड को मैं पूरा कम्युनिकेशन आपको इंटायर करवा दूंगी, इतना करवा दूंगी कि आप कोई भी कंपटीशन, कोई भी एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। लेकिन बुक्स पढ़नी पड़ेगी, जो भी नोट्स हैं उनकी साइड पे जो भी मैटर है वो आपको जस्ट गो थ्रू द रीडिंग, क्योंकि जब हम इतना पढ़ते हैं ना तो हमारे इतना समझ में आता है, या इतना हमारे माइंड में एक तरह से सस्टेन रह पाता है, इसलिए हमें रीडिंग तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होता है, चैनल में सबसे पहले टीचर, एक एग्जांपल बता दी, टीचर है, टीचर कम्युनिकेट करता है। अब टीचर कम्युनिकेट किसको करेगा, स्टूडेंट को, तो दूसरा पार्ट क्या हो गया, स्टूडेंट। तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा, बुक्स या मैसेज या नोट्स, जो भी आप से आप कहना चाहो, ठीक है। फोर्थ में मीडिया, कौन मीडिया को यूज कर रहा है, और फिफ्थ है लर्निंग एनवायरनमेंट। यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन या क्लासरूम कम्युनिकेशन बनाने के लिए हमें 5 चीजों की जरूरत होती है। पहला, एक अच्छा स्पीकर या टीचर हो। सेकंड, अच्छे लर्निंग स्टूडेंट हो। स्टूडेंट अगर लर्निंग नहीं होंगे या पढ़ने वाले नहीं होंगे तो कभी भी वो नहीं पढ़ पाएंगे। थर्ड है
मैसेज, यानी आपकी इंफॉर्मेशन मैटर बहुत अच्छा हो। मैटर अच्छा नहीं होगा और बच्चे पढ़ना चाहेंगे तब भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। फोर्थ है मीडियम, इंस्ट्रक्शनल मेथड, मेथडोलॉजी भी सही होनी चाहिए। आपका मैसेज बहुत अच्छा है, पढ़ाने वाला भी बहुत एक्सपर्ट है, बच्चे भी पढ़ना चाह रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस जो है, इंस्ट्रक्शनल मेथड सही नहीं है, यानी मेथडोलॉजी गलत यूज करी है। यूज तो करना था हमें लेक्चर मेथड और हम उसे मॉडल मेथड यूज कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे एक बच्चों को ग्राफ या मॉडल दिखाना चाह और हम बच्चों को ओरली बता रहे हैं। तो कहने का मतलब है मेथडोलॉजी भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। और लास्ट फिफ्थ है लर्निंग एनवायरमेंट, यानी हमारे बच्चों को जो पढ़ाने का एनवायरमेंट है वो लर्निंग होना चाहिए, डिस्टर्ब एनवायरमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे बाहर फिजिकल बैरियर हो रहा है ना, शोर शराबा हो रहा है ना, कुछ बच्चे गॉसिपिंग कर रहे हैं, तो कभी भी हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, एक तो चैनल्स बताऊंगी, चैनल पे भी क्वेश्चन आता है ना, कि कम्युनिकेशन के कितने प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, है ना, जो भी हमारा नेक्स्ट कम्युनिकेशन का हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और सबसे पहली बात है कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले हमें ध्यान, आपको LSRW स्किल्स तो मैंने बताई दी थी, है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, जो भी है रीडिंग, राइटिंग, ये जो 4 स्किल्स है ना, ये हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनानी है। तो इन चारों को हमें बहुत अच्छे से समझना है। अच्छा, एक और इसमें थोड़ा क्रिस क्रॉस भी है, वो भी आप ध्यान में रखना कि लिसनिंग किसको इंप्रूव करती है, जब भी हम सुनते हैं तो वो किसको इंप्रूव करती है, हमारी स्पीकिंग को। अगर हम अच्छे से सुनेंगे तो हम अच्छे से बोल पाएंगे, तो कम्युनिकेशन का ही पार्ट हो गया ना। अगर हम अच्छे से किसी को सुनेंगे, अगर हम अच्छे स्पीकर्स को सुनते हैं, अच्छे मोटिवेशनल पर्सन्स को सुनते हैं, या अच्छे पुराने जो भी फाइटर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, या अच्छे जो राइटर्स हैं उनको हम सुनते हैं, या अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं, अच्छे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, तो हम क्या कर पाएंगे, लिसनिंग क्या इंप्रूव करेगी, हमारी स्पीकिंग। जितना अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा हम बोलेंगे। ठीक है, तो अच्छे स्पीकर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, अच्छे लिसनर बनने की जरूरत है। अच्छे लिसनर बनेंगे तो स्पीकर तो ऑटोमेटिक बन ही जाएंगे, क्योंकि हम पूरे टाइम अच्छे लोगों को सुन रहे हैं, अच्छे सेंटेंसेस हमारे माइंड में आ रहे हैं, अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। और हमें अगर अच्छा राइटर बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीडिंग करनी पड़ेगी, यानी हमें हमारी रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। जितनी हम हमारी रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करेंगे उतनी ही हमारी राइटिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे आप देखते हो कि राइटर्स के पास इतने अच्छे वर्ड्स कहाँ से आते हैं, वो इतनी अच्छी लैंग्वेज कैसे लिख देते हैं, वो बहुत कम सेंटेंसेस में इतना सारा मीनिंग कैसे लिख देते हैं, गागर में सागर कैसे लिख देते हैं, कितनी सारी चीजें वो कैसे डाल देते हैं। हमें तो ये बात कहने के लिए इतना पेज भरना पड़ेगा तब भी हमारा मैसेज इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन उन्होंने 4 लाइन्स में इतना सारा कंसाइज मैसेज दे दिया, ऐसा कैसे, वो कैसे इंप्रूव हुआ, लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं की उन्होंने रीडिंग की है, अच्छी बुक्स को रीड किया है, अच्छे नॉवेल्स पढ़े हैं, अच्छी लिटरेचर पढ़ा है इन्होंने, जो भी जेन्युइन ऑथेंटिक लिटरेचर है, अच्छे न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं, है ना, अच्छी बुक्स पढ़ी है। तो रीडिंग किसको इंप्रूव करती है, हमारी रीडिंग किसको इंप्रूव करती है, हमारी राइटिंग को। और लिसनिंग किसको इंप्रूव करती है, हमारी स्पीकिंग को। तो LSRW जो स्किल्स हैं वो हमारे कम्युनिकेशन को ऑब्वियसली बेहतर बनाएगी, इफेक्टिव बनाएगी। ये चीजें आप कहाँ लिखोगे, कंक्लूजन में, जब आंसर को एंड करोगे ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन को, तब भी आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। तो मुझे लगता है, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। किसी को कुछ कोई हल्के हल्के खेलो बेटा। So thank you very much, Apurva ma'am, for this session, and thank you very much to all students for joining the session. मैं कह रही बेटा गेट बंद कर So it is very wonderful session, and definitely very useful to all students. However, we are recording the sessions, so accordingly we will send to all Agniveer students through the email. So dear students, please continuously attend the sessions so you can get more benefit uh,
regarding assignments, examination, because during the examination you will find these counseling sessions very useful to elaborate the different terms, different aspects. So thank you once again. Thank you very much, Apurva ma'am, for थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ, ये सर ने बहुत अच्छी बात की, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज को बहुत अच्छे से अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं वो हम बुक से नहीं पढ़ सकते, सिर्फ सुन के ही समझ सकते हैं, है ना। तो आपको रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। तो आप क्लासेस को अटेम्प्ट करें, देखना आप में बहुत मतलब नॉलेज मिलेगी, बहुत इंप्रूवमेंट होगा, है ना। चीजों को बहुत कंसाइज वे में बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे आप। ठीक है, थैंक यू सो Yes. मच। So thank you very much, ma'am. Thanks, Rohit, Jatin, and